हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और 2025 में आने वाले 12th बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए 12th में बेहतर से बेहतर रिजल्ट के लिए हिंदी का जो है एक बुक हम आप लोगों को दिए हुए हैं और यह बुक जो है आपको 100% 2025 में पूछे जाने वाले बोर्ड परीक्षाओं में सभी प्रश्नों के हल को सॉल्व करने में सहयोग करता है। तो स्टूडेंट्स, यदि आप 12th क्लास में हैं और 2025 से बोर्ड परीक्षा की तैयारी अगर कर रहे हैं और हिंदी में बेहतर से बेहतर अंक अगर लाना चाहते हैं तो यह बुक आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होने वाला है। और मैं एक बात बता दूं कि यदि इस बुक को आप 100% अगर सॉल्व कर लेते हैं, इसमें जितने प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्नों का हल यदि बारीकी से आप कर लेते हैं तो यकीन से मैं कह सकता हूं कि 80 से 90 नंबर आप जो है ला सकते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। इस बुक में स्टूडेंट्स पूरे 100 नंबर हिंदी व्याकरण और बुक से जो बुक आपको दिगंत बुक पढ़ना है 12th क्लास में, दोनों से जितने प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं सभी प्रश्नों सभी चैप्टरों से प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न हमने इसमें बनाया हुआ है। और उस प्रश्न को आप डेली मेरे साथ बनिए जुड़िए और डेली जो है प्रश्नों को सॉल्व कीजिए। यदि आप सॉल्व कर लेते हैं तो 2025 में अच्छे से अच्छे अंक आप ला सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये कहा गया है स्टूडेंट्स कि सोच मत साकार कर, अपने कर्मों से प्यार कर, मिलेगी तुझे मंजिल का फल, किसी और का ना इंतज़ार कर। तो आइए स्टूडेंट्स, बिना किसी और का इंतज़ार किए हुए फटाफट से हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और स्टूडेंट्स, यदि यह बुक आपके पास है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप मेरे सेंटर से आकर ले सकते हैं। अगर आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप इस नंबर पर इस बुक के से संबंधित कोई भी प्रश्न के बारे में या कोई भी बात के लिए जो है बात कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग का पहला चैप्टर होने वाला है वर्ण से, और वर्ण से ही हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और यहाँ जो है आप देख रहे हैं कि वर्ण का कुछ थ्योरी हम दिए हुए हैं, जैसे वर्णों की कुल संख्या, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, कौन वर्ण कितने होते हैं, ये सब दिए हुए हैं। और प्यारा सा यहाँ से आपको जो है साइड के ऊपर कॉर्नर में आप दिख रहा होगा प्यारा सा चैनल का नाम H+ हिंदी। तो इस आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। यदि किसी कोई प्रश्न अगर अच्छे समझ में नहीं आया तो आप उसको कमेंट में ज़रूर करेंगे, या आप मेरे नंबर पर व्हाट्सअप करें या कॉल भी कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग का पहला चैप्टर है वर्ण, और इस वर्ण चैप्टर पर बिना समय को गंवाए हुए जितने सारे प्रश्न हैं जो इम्पोर्टेंट है 2025 के लिए उसको हम लोग एक करके सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन है वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है। तो वर्णों की कुल संख्या 52 होती है। ऊपर में भी हमने जो है इसको दिया हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है स्वर वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है। तो स्वर वर्णों की कुल संख्या 11 होती है। उसके बाद है दीर्घ स्वर वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है। तो देखिए, स्वर वर्ण हमारा 11 होता है और स्वर वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, दीर्घ और ह्रस्व। तो दीर्घ स्वर वर्ण की संख्या 7 होती है और ह्रस्व यदि पूछता है तो ह्रस्व स्वर वर्णों की संख्या 4 होती है। जैसे यहाँ प्रश्न है 5वां नंबर, तो इसका आंसर होगा 4। उसके बाद है मूल स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है। स्वरों की संख्या 4 होती है। उसके बाद है अगला प्रश्न स्वर मात्राओं की कुल संख्या कितनी होती है। तो देखिए स्टूडेंट, स्वर मात्रा 10 होती है। क्यों 10 होती है? क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती है, बाकी सभी स्वर वर्णों की मात्रा होती है, लेकिन अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है, इसीलिए स्वर मात्राओं की कुल संख्या 10 होती है। और यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप में, बार बार क्वेश्चन जो है परीक्षा में पूछा जाता है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद है अगला क्वेश्चन हमारा पुलुत स्वर को बताएं। तो पुलुत स्वर को बताना, आप देखिए पुलुत स्वर जो है क्या होता है। तो ऐसा स्वर जिसको बहुत देर तक आप खींच करके उच्चारण करते हैं, या कहीं कहीं बुक वगैरह में इसको त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है, जिसका उच्चारण 2 से अधिक मात्राओं में किया जाए। तो इस पुलुत स्वर में एक होता है हमारा ओम, ठीक है, और इस ओम को ध्यान रखेंगे। एक और होता है स्वर
इसी में आता है। एक ऐसे संस्कृत वगैरह में या गाना वगैरह में आप देखे होंगे टेढ़ा एस की तरह रहता है, तो यही हमारा होता है प्लुत स्वर। एक ओम होता है और एक टेढ़ा एस, इसका नाम रहता है खंडाकार। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा गृहीत स्वर को उदाहरण सहित लिखे। तो गृहीत स्वर का मतलब समझ लीजिए, जैसे जो है स्वर वर्ण 11 होते हैं हमारे पास, और एक होता है ये देखिए ये आ के ऊपर ऐसे चंद्र। ठीक है, तो इसको जो है बहुत लोग आ के ऊपर चंद्र पढ़ते हैं, लेकिन या के ऊपर चंद्र इसको नहीं, इसको औ पढ़ना है। एक होता है औ, ठीक है, एक अव भी होता है, लेकिन इसको इस चंद्र की तरह है टेढ़ा कर्व लाइन, तो इसको हमको पढ़ना है औ। और ये जो है एक गृहीत स्वर है। जैसे कुछ उदाहरण देते हैं, जैसे यहाँ लिखा रहता है कॉलेज। ठीक है, तो कॉलेज के ऊपर जो है चंद्र दिया गया है, उसी की तरह से जो है हॉल भी लिखा जाता है ऐसे। तो हॉल के ऊपर जो है हलंत में औ की मात्रा लगा हुआ है, तो ऊपर जो दिया गया है यही होता है हमारा गृहीत स्वर। ठीक है, गृहीत स्वर का मतलब होता है जो अपने यहाँ नहीं है, किसी और भाषा से उसको लिया गया है। तो अधिकतर आप देखेंगे कि कॉलेज, मॉल, हॉल, बॉल, डॉल, इस तरह से जितने शब्द होते हैं अधिकतर आपको इंग्लिश का ही शब्द मिलेंगे, अंग्रेजी के शब्द मिलेंगे, और उसमें जो है ए औ की मात्रा ऐसे रहता है। तो आप इसको समझेंगे कि यह है क्या है, और अंग्रेजी का शब्द है तो इसका मतलब है अपने देश की भाषा नहीं है, ये किसी और देश की भाषाओं से लिया गया है। ठीक है, तो इसी का नाम रहता है गृहीत स्वर, यानी कि दूसरे जगह से इसको ग्रहण किया गया है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन हमारा समृद्ध स्वर का उदाहरण दे। अब देखिए वृत्त स्वर और समृद्ध स्वर को थोड़ा सा बढ़िया समझ लीजिए। देखिए वृत्त और समृद्ध में होता क्या है कि यदि किसी स्वर को बोलते समय अगर हमारा जीभ नीचे की ओर फोर्स अगर लगाता है तो उसको वृत्त स्वर बोलते हैं, और नीचे से ऊपर की ओर फोर्स अगर कर रहा है तो उसको समृद्ध स्वर बोलते हैं। जैसे यहाँ देखिए समृद्ध में दीर्घई और दीर्घऊ। ठीक है, उसके बाद ये वृत्त स्वर में यदि देखें तो वृत्त स्वर में होता है आ, और एक और स्वर होता है औ। ठीक है, आ और औ। तो आप इसको जो है आप बोल के भी चेक करेंगे। यदि आ आप बोलते हैं उसके बाद औ बोलते हैं तो हमारा फेस क्या होता है, मुंह का जो है चेयर फेस, ये हमारा जीभ नीचे की ओर फोर्स करता है तो वृत्त स्वर हो जाएगा। सोझे आपको ध्यान रखना है कि अगर नीचे की ओर फोर्स कर रहा है तो वृत्त स्वर, अगर ऊपर की ओर फोर्स कर रहा है तो क्या होगा, समृद्ध स्वर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा अ की मात्रा को स्पष्ट करें। तो अ की मात्रा को स्पष्ट करना सोझे वही बात हो गई जो पहले भी बताया हम कि अ की कोई मात्रा नहीं होती है। तो सोझे यहाँ लिखेंगे अ की कोई मात्रा नहीं होती है। ठीक है, बस हो गया बात खत्म, अ की कोई मात्रा हो भी नहीं करती है। तो यहाँ जो है 11 प्रश्न। अब उसके बाद जो है अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। आइए, उसके बाद अगला प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न है, व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है। तो व्यंजन वर्णों की कुल संख्या 41। अब देखिए यहाँ पर टोटल वर्ण 52 होते हैं, स्वर 11 होता है, तो 52 में से 11 स्वर को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 41 बचेगा, तो 41 व्यंजन होता है। उसके बाद है मूल व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है। अब इसी को देखिए बहुत लोग इसमें जो है थोड़ा सा डाउट में चले जाते हैं कि कहीं कहीं व्यंजन 33 भी होता है, 39 भी होता है। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं। ये हमारा जो है कुल व्यंजन 41 होता है, मूल व्यंजन 39 होता है। ठीक है, उसके बाद शुद्ध व्यंजन 33 होता है। अब कहिएगा सर ये कैसे होता है, तो टोटल व्यंजन कुल व्यंजन आप 41 समझ रहे हैं। अब होता क्या है कि कुल व्यंजनों में आयोग वह 2 होता है, एक अनुस्वार और विसर्ग। तो अनुस्वार विसर्ग स्वर के साथ भी आता है और व्यंजनों के साथ आता है। जैसे अगर हम लिखे हैं अंक, तो अंक में क्या है, स्वर के ऊपर चला गया, फिर उसके बाद लिख रहे हैं पंख, तब प क्या है, व्यंजन है हमारा, तो स्वर के साथ भी जा रहा है और व्यंजनों के साथ भी जा रहा है। तो इसीलिए इसकी संख्या कितनी हो जाती है, 2 कम हो जाएगी तो 39 होगा। ठीक है, उसके बाद जो है फिर कहता है कि शुद्ध व्यंजन। अब शुद्ध व्यंजन 33 को कैसे होता है इसको समझिए। तब 2 तो 41 में से 2 पहले ही निकल गया आयोगवा। उसके बाद होता है कि शुद्ध का मतलब बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, उसमें कोई दूसरा वर्ण नहीं मिला होना चाहिए। तो इसमें आप लॉ में आप जो है ये क श से आप चले जाएंगे, क श त्र, फिर होता है ज्य, उसके बाद होता है स्र, तो 4 गो ए, उसके बाद गौण व्यंजन उत्क्षिप्त व्यंजन होता है ड ढ के नीचे बिंदु।
ठीक है। तो जोड़ लीजिए 4 गो ए हो गया, इसमें मिला हुआ है। उसके बाद त्र में भी तो और मिला हुआ है। तो इस सब में जो है 2 गो वर्ण मिला हुआ है। ड ढ के नीचे बिंदु है, इसमें भी 2 गो वर्ण है, ठीक है। उसके बाद जो है 2 गो पहला ही आयोगवाह, तो जोड़ लीजिए। अब 4 2 6 और 2 आयोगवाह 8 हो गया। अब 41 में से 8 यदि आप माइनस करते हैं तो 41 में से जैसे 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। तो यही जो है शुद्ध व्यंजनों की संख्या 33 होती है। कौन कौन, तो क श त्र ज्ञ श्र और 2 ड ढ के नीचे बिंदु, जिसको गौण व्यंजन उत्क्षिप्त व्यंजन भी बोलते हैं, और 2 आयोगवाह। ये 8 को हटा दिए तो शुद्ध व्यंजन होता है। उसके बाद है स्पर्शी व्यंजन की कुल संख्या। तो स्पर्शी व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है, 25 होती है, ठीक है। उसके बाद में कह रहा है अंतस्थ व्यंजनों को उदाहरण सहित लिखे। तो अंतस्थ व्यंजन को उदाहरण से, तो अंतस्थ व्यंजन के कौन कौन होता है, तो य र ल और व, ये 4 गो हमारा होता है अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। उसके बाद है ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन में तलाबेश, मूर्धन्स, उसके दंश और एक और होता है ह, ठीक है। ये हमारा होता है ऊष्म व्यंजन, जिसको बोलते समय ऊष्मा बाहर निकलती है, यानी कि बोलते समय प्राणवायु जो होता है उसमें गर्माहट महसूस होती है। उसके बाद कह रहा है संयुक्त व्यंजनों का नाम बताया। तो संयुक्त व्यंजन कौन कौन है, क श त्र ज्य और एक और होता है स्र। ये 4 हमारा है संयुक्त व्यंजन। उसके बाद फिर है अगला गौण व्यंजन। तो गौण व्यंजन वही बताया आपको, ड ढ के नीचे अगर बिंदु लगा देंगे तो देखिए इसका उच्चारण भी एक बार हम बता दें, बहुत लोग इसको गलत पढ़ते हैं। इसको पढ़ना है अड़, और ये ढ के नीचे बिंदु है, इसको पढ़ना है अढ़, अड़ अढ़ अड़ अढ़। बार बार इसको बोलेंगे आपको भी बोलने आ जाएगा। तो गौण व्यंजन ये 2 होता है। उसके बाद कह रहा है आयोगवाह। तो आयोगवाह का मतलब अनुस्वार और एक होता है विसर्ग, हो गया। उसके बाद आइए अब अगला क्वेश्चन है 21 नंबर हमारा, कि अल्पप्राण का 5 उदाहरण दे। तब देखिए इसको जो है एक ट्रिक के माध्यम से समझ लीजिए। अल्पप्राण को किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां, ये हमारा होता है अल्पप्राण। अगर ऑप्शन में नहीं रहे तो आपको ध्यान रखना है यह र ल व, ये 4 गो इधर से, ठीक है। ये हमारा होता है अल्पप्राण। तो अल्पप्राण का 5 उदाहरण देना है। तो जैसे क ख के लाइन में आप चले जाएंगे तो क ग अंग अल्पप्राण हो गया। च के लाइन में च ज य, उसी तरह ट में ट ड अड़, ये क्या हो जाएगा, अल्पप्राण हो जाएगा। यानी कि इसको ट्रिक के भाषा में 135 बोलिए, पहला, तीसरा, 5वां वर्ग। उसके बाद आता है महाप्राण। तो 135 यानी कि पहला, तीसरा, 5वां को छोड़ दीजिए तो बच क्या गया, दूसरा, चौथा। तो दूसरा चौथा हमारा देख लीजिए, जैसे क ख में दूसरा चौथा क्या होगा, ख और घ। उसी तरह से च में छ और झ, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है महाप्राण हो जाएगा, ठीक है। अगर ये नहीं रहता है तो आप ऑप्शन में ध्यान रखेंगे तलाबस, मूर्धन्स, दंश, ह, ठीक है। तो ये हमारा होता है महाप्राण, ठीक है। इधर अल्पप्राण 135 और इधर महाप्राण होगा 24, और नहीं रहता है तो यह र ल व ह, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है सेम उसी तरह फिर से घोष और घोष। अब देखिए घोष अघोष क्या होता है कि जिसको बोलते समय झंकार उत्पन्न नहीं होता है उसको अघोष कहेंगे, और झंकार उत्पन्न होता है उसको घोष कहेंगे। तो ये होता क्या है सुन लीजिए, ये होता अघोष में होता है पहला, दूसरा, और पहला दूसरा के साथ जो है तलाबेश, मूर्धन्स और धंस, तीन स इसमें चला आता है, ठीक है। उसके बाद घोष में अब पहला दूसरा, पहला किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा, जैसे क ख में है क ख, ये क्या हो जाएगा, घोष हो जाएगा। और उसके बाद बच क्या गया, तो तीसरा, चौथा, तीसरा, चौथा, 5वां, और नहीं रहता है तो य र ल व और एक ह, ये 5 इसमें चला आता है। तो आप एक बार फिर से सुन लीजिए, पहला, तीसरा, 5वां अल्पप्राण और दूसरा, चौथा महाप्राण। अघोष घोष में आते हैं, चारों एक ही टर्म है। तो पहला दूसरा अघोष हो जाएगा, और तीसरा, चौथा, 5वां घोष हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सभी स्वर होते हैं। तो सभी स्वर होते हैं, तो देख लीजिए स्वर का उच्चारण स्थान करेक्ट नहीं होता है, वास्तविकता में नहीं होता है, बल्कि वो झंकार उत्पन्न करता है। तो जो झंकार उत्पन्न करता है उसको कथी कहते हैं, घोष वर्ण बोलते हैं। तो सभी स्वर होते हैं, तो सभी स्वर क्या होता है, घोष होता है, क्योंकि यह जो है झंकार उत्पन्न करता है। उसके बाद आइए
फिर अगला क्वेश्चन हमारा प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पाँचवा या अलावा क्या कहलाता है। तो अभी इसके पहले हम लोग पढ़े हैं पहला तीसरा पाँचवा 135 क्या कहलाएगा, ऑल प्राण कहलाता है। ठीक है, ऑल प्राण होता है। उसके बाद है प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा तीसरा चौथा पाँचवा और य ये क्या कहलाता है। तो तीसरा चौथा पाँचवा भी पढ़े थे हम, ऑल प्राण महाप्राण घोष अघोष। तो घोष में पहला दूसरा होता है, अघोष में पहला दूसरा, घोष में तीसरा चौथा पाँचवा। तो देखिए तो 27 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि तीसरा चौथा पाँचवा य ल क्या होता है। तो अभी ऊपर हम लोग पढ़े हैं ये क्या होता है, घोष होता है तीसरा चौथा पाँचवा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि दूसरा चौथा क्या होता है और तालाब संवर्धन सदन सा। तो दूसरा चौथा पाँचवा क्या कहलाता है, महाप्राण होता है। ठीक है, उसके बाद प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा और तालाब संवर्धन सदन सा तीन सही इसमें। ठीक है, तो ये क्या होता है, तो पहला दूसरा हमारा क्या होता है, अघोष होता है जैसे अभी ऊपर बताए। सोचे ध्यान रखना आपको, पहला तीसरा पाँचवा अल्पप्राण, दूसरा चौथा महाप्राण, पहला दूसरा अघोष और तीसरा चौथा पाँचवा घोष, इसको ध्यान रखना है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन हमारा स्वर और व्यंजन में दो अंतर बताए। तो स्वर और व्यंजन में, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण में दो अंतर बताना है। तो आप सोचे इसको बोलेंगे कि स्वर वर्णों को बोलते समय दूसरे वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है और व्यंजन को बोलते समय या उच्चारण करते समय दूसरे वर्णों की सहायता ली जाती है। ये पहला हो गया जिसको आप किताबी परिभाषा भी बोल सकते हैं। उसके बाद है अपना परिभाषा, अगर इसमें बोलना हो तो आप ऐसे बोलेंगे ये अंतर में कि स्वर को बोलते समय वाक् इंद्रियों में स्पर्श नहीं करती है और व्यंजन में बोलते समय प्राणवायु वाक् इंद्रियों का स्पर्श करती है। तो अगर स्पर्श करिए तो व्यंजन और नहीं किया तो स्वर, इसको ध्यान रखना है। उसके बाद आप अंतर में लिख सकते हैं स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है और व्यंजन की संख्या 41 होती है। ठीक है, स्वर वर्ण में वाक् इंद्रियों में स्पर्श नहीं होता है और इसमें जो है होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे हम लोग कल का चैप्टर हमारा होगा उच्चारण स्थान। एक बार दिल लगा करके आप इस बुक को सॉल्व कर लेते हैं तो यकीन मानिए 80 से 90 नंबर आप ला सकते हैं। और ये कोई जो है नई संस्था नहीं है, साहित्य हिंदी क्लासेस जो है चंदमारी में पिछले 5 सालों से चल रही है और बच्चों हर साल प्रत्येक वर्ष विद्यार्थियों को अच्छे से इस बुक के जो है लास्ट में आप चले जाएंगे तो 4 साल का जो है रिजल्ट हम दिए हुए अच्छे 90+ स्टूडेंट नंबर लाते हैं। अब आप सुन रहे हो कि इसमें जो है 80 से 90 नंबर हम बोल रहे हैं, लेकिन इस बुक में आप 90+ का कहीं हम जिक्र नहीं कर रहे हैं। तो आपके मन में होगा कि 90+ कैसे आएगा, तो आप आएगा, काहे नहीं आएगा, जरूर आएगा। तो आप मेरे साथ डेली बने रहिए। और इसके बाद इस बुक को सॉल्व करने के बाद लास्ट में एक हमारे संस्था से गरम मसाला नोट्स का नाम रहता है गरम मसाला, और उसको जो है अगर आप ले लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं और क्लास डेली आप कर लेते हैं तो 90+ आप ला सकते हैं। तो फिर मिलेंगे स्टूडेंट्स हम लोग, तब तक के लिए धन्यवाद।